हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के क्लास 12th की टर्म 2 के लिए सेक्शन बी और सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो सेक्शन बी और सी के लिए है। इससे पहले सेक्शन ए के लिए वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कोने में आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल है सभी सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए जो क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्ट कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों ही सेक्शन के लिए हैं, सेक्शन बी और सी। अगर सेक्शन बी में आता है तो जितना लिखा है इतना सफिशिएंट है, और सेक्शन सी में आता है तो आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कंट्राडिक्शंस ऑफ वज्रासन। यानी आपको प्रोसीजर बताना है, बेनिफिट बताना है और कंट्राडिक्शंस बताना है वज्रासन के। ठीक, वज्रासन को इंग्लिश में हम थंडरबोल्ट पोज भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखें अगर ये थंडरबोल्ट पोज से के नाम से आ जाता है तब भी आप वज्रासन के बारे में ही लिखेंगे। दूसरा जो है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है कि ओबेसिटी को क्योर करने के लिए, ओबेसिटी मतलब मोटापे को ख़त्म करने के लिए अगर हमें कोई आसन बताना है तो उसके आंसर में हम वज्रासन के बारे में लिखेंगे। इसमें आप इमेज देख सकते हैं कि ये लेडी बैठी हुई है और ये जो पोजीशन है इसको आप ध्यान में रखें। इस पोजीशन को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रोसीजर आराम से लिख पाएंगे। देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है कि इट इज़ डन इन सिटिंग पोजीशन। ये सिटिंग पोजीशन में किया जाता है। स्टैंड ऑन द नीज विद द लोअर लेग्स टुगेदर एंड स्ट्रेच बैकवर्ड द टू बिग टोज क्रॉसिंग ईच अदर। यानी हमें इस तरीके से बैठ जाना है अपने पैरों पर, जिसमें आपकी जो लोअर बॉडी होगी ये हील्स के ऊपर होगी। ये जो पूरी लोअर बॉडी है ये आपके हील्स के ऊपर रेस्ट होगी। आपके जो बटक्स होंगे वो हील्स के ऊपर होंगे। आपकी जो थाइज होगी वो काफ के ऊपर होगी, काफ मसल्स के ऊपर होगी। और फिर जो आपके हाथ होंगे वो नीज के ऊपर रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। फिर आपको कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीदिंग पे और स्टार्ट करना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और सांस को अंदर लेना है और फिर एक्सहेल करना है या बाहर करना है। ठीक, तो ये आपका प्रोसीजर है पूरा। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वज्रासन मॉडिफाइज द ब्लड फ्लो इन द लोअर पेल्विक रीजन। जो वज्रासन है वो आपके लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इट हेल्प टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर बाय इम्प्रूविंग द डाइजेशन। ये एसिडिटी और अल्सर से निजात पाने के लिए भी लाभकारी है और आपके जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। इट इज़ अ गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम स्टेंसिया और सीवर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। ये जो पोस्चर है ये अच्छा है कौन से लोगों के लिए, जिन्हें लोअर बैक प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अगर आपको थकान रहती है, दर्द रहता है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। सुप्त वज्रासन स्ट्रेंथन्स द मसल्स इन द बैक। ये जो वज्रासन है ये आपके जो बैक के मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करती है। नेक और चेस्ट रीजन के मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। इट एक्सपेंड द चेस्ट एंड इज़ गुड फॉर लंग प्रॉब्लम्स। ये आपके जो चेस्ट को एक्सपेंड करती है, मतलब कि आपका आप जब सांस लेते हैं तो आपका जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, और ये जो एक्सपेंशन होता है लंग्स का ये इम्पॉर्टेंट होता है और बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ के लिए। इसके कंट्राडिक्शंस क्या हैं? कंट्राडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि कब किस सिचुएशन में हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कंट्राडिक्शंस का मीनिंग ही यही होता है कि किस सिचुएशन में हमें ये आसन नहीं करने चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या पॉइंट है इसके? वज्रासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय दोज सफरिंग फ्रॉम सीवर नी पेन। यानी जिन लोगों को नी पेन, घुटने में दर्द होता है, थायराइड होता है, काफ़ी ज़्यादा घुटने में दर्द होता है, तो सीवर नी पेन की वजह से इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो नीज पर जाता है। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय रिसेंट सर्जरी पेशेंट्स ऑफ लेग्स एंड वेस्ट। जिन पेशेंट्स की लेग्स या वेस्ट यानी कमर में सर्जरी हुई होती है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ फील्स एनी पेन इन द एंकल्स ड्यूरिंग वज्रासन, रिलीज द पोज एंड मसाज द एंकल विद द हैंड्स। अगर आपके एंकल में कोई पेन फील होता है इस आसन को करने के दौरान तो अपने रिलीज कर दें अपने पोज को, यानी पोज को छोड़ दें और अपने एंकल पर हाथ से मसाज करें।
तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्राडिक्शंस ऑफ सुखासन। देखिए जो आसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। किसी न किसी फॉर्म में ये आसन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सुखासन और वज्रासन है, और इजी भी है, तो इसलिए इन दोनों को मैंने रखा है इस सीरीज़ में। और दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कौन सा आसन है जो कि अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है, उसको समझाइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है नॉर्मली, और अस्थमा के लिए बेनिफिशियल कौन सा है, सुखासन है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये पोजीशन होती है सुखासन की। इसका प्रोसीजर क्या है, दिस इज डन इन सिटिंग पोजीशन, ये सिटिंग पोजीशन में करा जाता है। सिट क्रॉस लेग ऑन द फ्लोर और एनी अदर फ्लैट सरफेस, अपने फ्लैट सरफेस पे आप बैठ जाएं, चाहे फ्लोर पे बैठ जाएं, अपने लेग्स को क्रॉस पोजीशन में रख लें। ब्रिंग 1 फुट ओवर द अपोजिट नी, अपने एक फुट को अपोजिट नी के ऊपर रख दें। प्लेस बोथ हैंड ऑन योर नीज, अपने दोनों हाथ को नीज पर रख दें, और क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। ब्रीथ स्लोली एंड कंसंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न, धीरे धीरे ब्रीथ करें और अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर कंसंट्रेट करें। कंटिन्यू ब्रीदिंग इन द सेम वे फॉर 5 मिनट्स, और कम से कम 5 मिनट तक इस तरीके की ब्रीदिंग करते रहें। तो ये आपका प्रोसीजर है, इमेज को ज़रूर ध्यान रखें, इससे आपको प्रोसीजर लिखने में हेल्प मिलेगी। अगला बेनिफिट्स हैं इसके कि इट हेल्प टू मेक द बैक स्ट्रॉन्गर एंड एलोंगेट द नीज एंड एंकल्स, ये आपके बैक को स्ट्रॉन्गर बनाता है ये पोजीशन, और आपके नीज और एंकल्स को एलोंगेट करता है। यानी अगर बच्चे कम उम्र से 14-15 साल की उम्र से ये आसन रेगुलरली करते हैं तो उनके बॉडी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ओपनिंग द मसल्स ऑफ ग्रोइंग हिप्स एंड आउटर थाइज, जो आपकी हिप्स और थाइज हैं इसकी मसल्स को ओपनिंग के लिए, यानी अच्छे से वर्क करे, रिलैक्स रहे, उसके लिए भी बेनिफिशियल रहती है। इट रिवील्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस एंड एलिमिनेट्स वरीज फ्रॉम द पर्सनस माइंड, यानी जो लोग फिजिकली या मेंटली थके हुए होते हैं, किसी लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, तो ऐसे लोग भी इस आसन को कर सकते हैं और उनके माइंड को रिलीफ मिलता है। इट कैन रिलीफ फ्रॉम बैक एक एज वेल एज पेन, ये आपके पीठ के दर्द को भी ये रिलीफ पहुंचाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं सुखासन के। अब इसके कंट्राडिक्शंस क्या हैं, यानी किन केसेस में, किन सिचुएशन में आसन नहीं करना चाहिए, ये क्या है। इन केस ऑफ सीवर नी एंड बैक इंजरी, आपकी सीवर नी या बैक इंजरी हुई है तो आपको चाहिए कि आप फोल्डेड ब्लैंकेट के ऊपर बैठें, यानी फ्लैट सरफेस पे ना बैठें, कुछ सॉफ्ट चीज़ रख लें जिसके ऊपर बैठें, और पिलो का असिस्टेंस लें, यानी तकिए की सहारा लेकर के बैठें। इफ़ फेस डिफ़िकल्टी इन द पोज देन ट्राई प्लेसिंग ब्लैंकेट और बोल्स्टर अंडर द थाइस, अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो पिलो या ब्लैंकेट को अपने थाइस के अंदर के नीचे लगा करके बैठें। तो ये इसके कंट्राडिक्शंस हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ ADHD। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन को मैंने सेक्शन A की वीडियो में भी रखा है, उसको शॉर्ट में रखा है, और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में भी रखा है। तो इस वीडियो में ये अच्छे से समझाया गया है, लॉन्ग में है तो आप देख सकते हैं। तो ADHD क्या है, ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू बिहेवियरल चेंजेस और डिसऑर्डर्स, यानी इस डिसऑर्डर का नेचर कैसा होता है, इसमें हमें बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो एक कोई पर्सन या चाइल्ड होता है उसके बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और 10% स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं ADHD से। ज़्यादातर बॉयज़ इसके ससेप्टेबल होते हैं इस डिसऑर्डर के, गर्ल्स के मुकाबले, यानी बॉयज़ में ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर आर हाइपर एक्टिविटी, ट्रबल फोकसिंग ऑन टास्क, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन एंड मिसिंग डिटेल्स, यानी इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या है, हाइपर एक्टिविटी और फोकस करने में प्रॉब्लम होना, किसी भी टास्क को के फोकसिंग में प्रॉब्लम होना, और अटेंशन का पीरियड काफ़ी कम होना, और डिटेल्स को मिस कर जाना। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, उन्हें फोकस नहीं रह पाते हैं वो, और अटेंशन अपना एक जगह नहीं दे पाते हैं और डिटेल्स को मिस कर देते हैं। तो इस टाइप के बच्चे किससे सफ़र कर रहे होते हैं, ADHD से। चिल्ड्रन विद ADHD may understand what the
what's expected of them but have trouble following the instruction required to complete the task। यानी जो बच्चे ADHD से सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स या टीचर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या टास्क करवाना चाहते हैं, लेकिन तब भी वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यंग चिल्ड्रन मोस्टली एक्ट इन दिस वे when they are excited or anxious about difference with ADHD in these symptoms are present over a longer period of time and take place in different settings। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ज़्यादा एंशियस, परेशान भी हो जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ADHD के सिम्टम्स हैं और ये लंबे समय पर अगर रहते हैं बच्चे के अंदर में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। द ADHD डिसऑर्डर अफेक्ट द चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज सोशल बिहेवियर। अगर ये जो ADHD है ये चाइल्ड के अंदर काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक रहता है तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है और उसके सोशल बिहेवियर पे भी असर डालता है। अब कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या कारण होते हैं इस डिसऑर्डर के। पहला कारण होता है जीन्स और हेरिडिटी। ये जो डिसऑर्डर होता है ये हमें हमारे माता पिता या जीन्स के थ्रू हमें मिलता है और जीन्स में अबनॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। दूसरा है ब्रेन इंजरी और एपिलेप्सी। तो ब्रेन इंजरी होना या किसी भी तरीके का ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना बच्चे का भी कारण होता है ADHD का। इन्वायरमेंटल कॉजेज़, पेरेंटल एक्सपोजर टू स्मोक एंड एक्सपोजर टू हाई लेवल of lead as a toddler and pre-schooler is a possible contributor। मतलब क्या हुआ इसका, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के सामने काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं और बच्चे छोटी एज में होते हैं, उसका धुआं भी उनके अंदर जाता है, तो इस वजह से भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनका जो मेंटल सिचुएशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो प्री स्कूलर्स होते हैं, मतलब कि जो प्ले स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, अगर वहाँ पे उनसे कुछ मिसबिहेव होता है या फिर कुछ मिसकंडक्ट होता है और उन्हें एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तब भी उनमें ADHD के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये कॉजेज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कुछ बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जिनके अंदर कोई कमी होती है, उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनमें फिज़िकल एक्टिविटी कैसे लाभकारी होती है ये आपको बताना है। तो फिज़िकल एक्टिविटी सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ, देखिए अगर आपको लंबा लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, जैसे जो चीज़ पूछा है उसमें एक टर्म देखिए, उस टर्म को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद से जो रियल क्वेश्चन है उसको समझाइए। इससे क्या होता है कि आपका जो मैटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और सफिशिएंट हो जाता है। वरना समझाने को तो ये चीज़ मैं 2 लाइनें या 4 लाइनों में भी समझा दूं और वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी देख लेते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज USA, यानी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट के अनुसार USA के फिजिकल एक्टिविटी को हम कहते हैं रेफर्स टू द मूवमेंट दैट एनहांसेस हेल्थ। यानी ऐसी मूवमेंट्स जो हेल्थ को इम्प्रूव करें उन्हें हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यूजेस एनर्जी, वो मूवमेंट्स जो एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा, गार्डनिंग, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल एक्टिविटी के। और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, यानी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से काम करवाते ही गए, दौड़ाते ही रहे दिन भर, तो वो बेहोश हो जाएगा एंड में। तो हाई लेवल की नहीं, मॉडरेट होनी चाहिए, तो उससे ही फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर। जो हम एक्सरसाइज करते हैं ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी का टाइप होता है, और ये क्या होता है, प्लान्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। लिफ्टिंग वेट, टेकिंग एन एरोबिक क्लासेस एंड प्लेइंग ऑन स्पोर्ट टीम आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज। वेट को लिफ्ट करना, एरोबिक क्लासेस करना और स्पोर्ट्स की टीम का पार्ट होना और उसमें खेलना भी एग्जाम्पल होते हैं एक्सरसाइज के। फिर अब यहाँ पे हमने मेन आंसर को समझाया है। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जिन बच्चों के अंदर थोड़ी सी कोई कमी होती है, यानी जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कोई डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर, तो उन लोगों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है वो हमने लिखा है।
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड फॉर एवरीवन बट इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सभी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, यानी जिसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, तो उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ के एडवांटेजेस ये हैं, तो देखिए आपका जो मेन आंसर है ना वो केवल इतना ही है। बाकी सब हमने क्यों लिखा है नंबर के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करें और फालतू का लिखें। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको केवल नंबर से मतलब होना चाहिए। तो पॉइंट्स देख लीजिए। बिसाइड्स इम्प्रूविंग फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी डेवलप्स सोशल रिलेशन विद अदर चिल्ड्रन, टीममेट एंड टीचर्स। यानी फिटनेस के अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सोशल रिलेशन डेवलप करने में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी चिल्ड्रन से, टीममेट से और टीचर्स से। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है जो अपने आप को मतलब कि अलग फील करता है समाज से, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को कटा हुआ फील करते हैं सोसाइटी से, तो ये जो उनकी फीलिंग है ये कैसे ख़त्म हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट ले करके। दिस ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज इन द सोशल बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रन। यानी इनका जो सोशल बिहेवियर होता है ऐसे बच्चों का, उसमें ये पॉजिटिव चेंज लेकर के आता है। इट हेल्प टू इम्प्रूव एनर्जी लेवल इन द बॉडी। इनकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से बच्चे जनरली मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी आपको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस को। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिक वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस ऑन ऑल मूवमेंट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। यानी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मूवमेंट में, वो क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। यानी आपकी मसल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। इट मे बी डिफाइंड एज अ मैक्सिमम फोर्स और टेंशन अ मसल और अ मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के खिलाफ आपकी मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स कितना मैक्सिमम फोर्स या टेंशन लगा सकती हैं, उसको ही हम मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज स्पेसिफिक टू द मसल जो और मसल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आपकी जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है ये स्पेसिफिक होता है किसी मसल के या उस मसल के जो इन्वॉल्व होती है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में। अगला पॉइंट है पावर। पावर इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिलीज मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी पावर क्या होती है? एबिलिटी होती है बॉडी की जो कि सबसे ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करे सबसे कम पॉसिबल टाइम में। अगला है आपका स्पीड। स्पीड इज द रैपिडिटी दैट विच वन रिपीट सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न। स्पीड का मतलब केवल दौड़ना नहीं होता है, ये स्पीड कहलाएगी कोई भी मूवमेंट आप कितनी तेज़ी से कर लेते हैं वो आपकी स्पीड कहलाएगी, है ना। अगर आप तेज़ी से लिख लेते हैं तो आपकी वो राइटिंग स्पीड बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ और फिंगर्स की मूवमेंट को आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। तेज़ी से दौड़ लेते हैं तो आपकी वो रनिंग स्पीड कहलाती है, क्योंकि फिर आपके लेग्स के मूवमेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये कोई भी मूवमेंट हो, रैपिड मूवमेंट और सक्सेसिव मूवमेंट्स जो कि आप तेज़ी से कर पाएँ। इट मे ऑल्सो भी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ पर्सन टू मूव क्विकली थ्रू ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी ये कैसे भी डिफाइन करी जा सकती है एक पर्सन की एबिलिटी जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्विकली मूव कर सके। मस्कुलर एंड्योरेंस। अगला है मस्कुलर एंड्योरेंस। ये क्या कहलाता है? इट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मसल और मसल ग्रुप to perform repeated contraction against a resistance load or sustained contraction for an extended period of time with less discomfort and more rapid recovery। यानी मस्कुलर एंडोरेंस का मतलब क्या होता है? ये आपकी मसल की एबिलिटी होती है या ग्रुप ऑफ मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट कर सके, लोड बियर कर सके और एक अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड के लिए, और जिसमें आपको कम से कम डिस्कम्फर्ट फील हो।
तो ये आपकी कहलाती है मस्कुलर एंड्योरेंस। फिर आता है आपका एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है पर्सन की जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके और अपनी फुल स्पीड पे। मतलब कि क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं वो एक एक्सरसाइज करते हैं, वो कोन्स रख लेते हैं और उन कोन्स के बीच में जल्दी जल्दी दौड़ लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी एजिलिटी इम्प्रूव होती है। मतलब कि वो कम से कम टाइम पीरियड में अपनी फुल स्पीड में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें। तो इसी को एजिलिटी कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली एजिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू चेंज डायरेक्शन और बॉडी पोजिशन क्विकली। सेम बात लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरल, फ्लेक्सिबिलिटी इज ए quality of muscle, ligament and tendons that enable joints of the body to move easily through a complete range of movement। यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी के मसल्स की, लिगामेंट्स की और टेंडन्स की क्वालिटी होती है जिसके थ्रू आप ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट्स कर सकें। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको ये पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, मसल एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। पॉइंट्स लिख करके आप इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड बस यही लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला है, और इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसलिए भी रखे हैं ताकि आप इसमें से भूलेंगे भी कुछ, और इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद से आप अगर कुछ भूल भी जाते हैं तो भी अगर आप थोड़े बहुत याद रखें तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ मसल। द साइज ऑफ मसल डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ पजेसेस बाय अ इंडिविजुअल। देखिए साइज ऑफ मसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मसल फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा और ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। जो मेल होते हैं उनका मसल साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, जिससे उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है फीमेल्स के मुकाबले। अगला है बॉडी वेट। देयर इज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड अ स्ट्रेंथ अमंग द इंटरनेशनल वेट लिफ्टर। जो बॉडी वेट होता है उसमें और स्ट्रेंथ में एक रिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, कि कुछ लोगों का मान लीजिए बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होता है लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, है ना। और मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि ओबेसिटी होती है उन्हें, उस केस में ऐसा ही होता है। अब जो हम देखते हैं पतले लोग होते हैं उनका बॉडी वेट तो कम होता है लेकिन ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनका जो कोरिलेशन होता है बॉडी वेट और स्ट्रेंथ का वो ठीक नहीं होता है इस वजह से। तो यही इम्पॉर्टेंट है, बॉडी वेट आपको इस तरीके से मैनेज करनी है कि आपका स्ट्रेंथ आप मैक्सिमम दे पाएँ अपनी कम से कम वेट के साथ। मसल कंपोजिशन। मसल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर, दैट इज फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स या रेड फाइबर्स। जो आपका जो मसल कंपोजिशन होता है वो दो टाइप के फाइबर से मिलकर बना होता है, एक वाइट फाइबर और रेड फाइबर। वाइट फाइबर को बोलते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स और रेड फाइबर्स को बोलते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। तो ये इसका कोरिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। आपकी जो नर्व इम्पल्स है यानी जो आपकी नर्व्स हैं उसकी जो काउंटिंग है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, एक एथलीट के मुकाबले की होनी चाहिए। आपकी नर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होगा आप जल्दी थक जाएंगे, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम होगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए नर्व इम्पल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो आपका हार्ट से रिलेटेड सिस्टम होता है ना, जो ब्लड को पंप करता है, उस सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फिजिकल एक्सरसाइज अफेक्ट द वेरियस पैरामीटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन मैनी वेज। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर। यानी हमने देखा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काफ़ी तरीक़ों से इफेक्ट डालती है, और ये जो इफेक्ट्स हैं वो अब हम देखते हैं। पहला क्या है? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या कहलाता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। यानी 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है, इसी को कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। दूसरे शब्दों में बोलें, न्यूमेरिकल शब्दों में, तो क्या कहलाएगा? ये प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का। कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेज विद द
इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, जो कार्डिक आउटपुट होता है वो बढ़ता जाता है अगर हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, यानी एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो हमारा कार्डिक आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। एट रेस्ट, जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो ये कितना होता है 4 to 6 लीटर पर मिनट, इतना ब्लड आपका पंप होता है 1 मिनट में। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये कितना हो जाता है 20 to 40 लीटर्स पर मिनट हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप ये डेटा थोड़ा लिख देंगे ना तो काफ़ी इससे क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, आप ऊपर जो लिखा था उसी को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होगा, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये कितना हो जाएगा मिलीलीटर्स या लीटर्स ब्लड पंप पर मिनट। ये मिलीलीटर तो नहीं होगा, यहाँ पे लीटर ही होगा, ठीक है। अब अगला है हार्ट रेट, ये हो गया कार्डिक आउटपुट। अब देखते हैं हार्ट रेट। द नंबर ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इन 1 मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। जो आपके कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी जब दिल पंप करता है, आपका हार्ट पंप करता है तो वो सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो जितने नंबर ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, जब वो सिकुड़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो 1 मिनट में वो जितनी बार सिकुड़ता है उसी को हम हार्ट रेट बोलते हैं। जनरली नॉर्मल एडल्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, और ये नॉर्मल एडल्ट का एक जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है। और एक्सरसाइज करने से ये बढ़ भी जाता है, 90 भी चला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला है स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इनटू द आर्टा विद एवरी हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी आर्टा के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जाता है इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और कितने में, विद एवरी हार्ट बीट, हर हार्ट बीट में। तो यहाँ पे मिनट नहीं, हर बीट के हिसाब से होता है। तो इन्हें अनट्रेंड मेल, एक अनट्रेंड मेल के अंदर कितना होता है ये, इट इज़ 70 to 90 मिलीलीटर पर बीट, यानी इतना जो ब्लड होता है वो आर्टा के अंदर पंप किया जाता है हर बीट में। और जो ट्रेन मेल एथलीट होते हैं उनके अंदर ये 100 to 120 पहुँच जाता है। द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, और ये भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगला है ब्लड फ्लो। एक्सरसाइज इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम कॉज्ड बाय अ 12% इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड अ स्लाइट इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, 12% आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और थोड़ा सा आपका रेड ब्लड सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। With increasing intensity of exercise, a greater accumulation of lactic acid and the production of other metabolic end products occur. जब आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड और बाकी जो मेटाबॉलिक एंड्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे पोटेशियम फॉस्फेट, वो भी बढ़ता है। दिस इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन द कार्डिक आउटपुट, और ये क्या बढ़ाता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ाता है। वाइल इट डिक्रीजेज इन किडनी एंड एब्डोमेन, और ये किडनी और एब्डोमेन यानी पेट वाले एरिया में ये कम कर देता है, यानी हमारी मसल्स में ब्लड को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने के लिए मसल्स की ही ज़रूरत होती है। तो ये था आपका वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ और भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपने सेक्शन ए की वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको सजेस्ट हो रही है, आप ज़रूर देख लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।